क्या आपको याद है जनरेटर रेक्स की वो धमाकेदार लड़ाइयां, जहां एक लड़का अपने शरीर से ही हथियार और मशीनें बना लेता था? या फिर बेन 10 के साथ उसका वो यादगार क्रॉसओवर एपिसोड, जहां दोनों ने मिलकर दुनिया को बचाया था? तो चलिए, एक बार फिर से हम सब अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं और जनरेटर रेक्स की पूरी कहानी को शुरू से अंत तक फिर से देखते हैं। यह कहानी मानवता के बड़े सपने से शुरू होती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक नेताओं का एक ताकतवर संगठन, जिसे द कंसोर्टियम कहा जाता था, वह पॉलिटिक्स और पैसे के मामलों में बहुत ताकतवर बन गया था। वे असल में इस ग्रह के मालिक थे, लेकिन यह उनके लिए काफी नहीं था। वे भगवान बनना चाहते थे। इसी इच्छा से प्रेरित होकर इन नेताओं ने अमृता की खोज शुरू की। उन्होंने ग्रह की मदद करने के बहाने एक वैज्ञानिक संगठन की स्थापना की, लेकिन उनका असली लक्ष्य जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करना था। इस तरह उन्होंने नैनेट्स बनाना शुरू किया। ये छोटे तकनीकी चमत्कार थे जो पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण और अन्य चीजों को नियंत्रित कर सकते थे। हालांकि उनके छोटे आकार के कारण उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था। जो कोई भी इन नैनाइट्स पर महारत हासिल कर लेता, वह एक भगवान बन जाता। नैनाइट्स के इन झुंडों पर नियंत्रण पाने के लिए 5 मास्टर नैनाइट्स बनाए गए। इनके जरिए ही अनगिनत नैनाइट्स को संभाला जा सकता था। यह उपलब्धि हासिल करने के लिए द कंसोर्शियम ने पृथ्वी के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों को इकट्ठा किया। तभी उन्हें सालाज़ार फैमिली मिला। राफाएल सालाज़ार, जो अर्जेंटीना में पैदा हुए थे, और वियोलेटा सालाज़ार, जो मेक्सिको में पैदा हुई थीं, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जोड़ा थे जो ज्ञान की तलाश में दुनिया की यात्रा करते थे। सालाज़ार फैमिली के पास ज्यादा स्थिरता नहीं थी, लेकिन उनके एक दी बेटा सीजर था और एक और बच्चा आने वाला था। जब रेक्स का जन्म हुआ, तो वे बस गए और पूरी तरह से नैनाइट्स प्रोजेक्ट के लिए समर्पित हो गए। उनका सबसे बड़ा बेटा सीजर इतना बुद्धिमान था कि उसने सीधे प्रोजेक्ट में योगदान दिया, यहां तक कि अल्फा नैनाइट भी बनाया, जिसे बाकी सभी नैनाइट्स को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि प्रयोग योजना के अनुसार नहीं हुआ। अपनी गलती को सुधारने के लिए सीजर ने एक डायमेंशनल डिसरप्टर बनाया, जो अल्फा को नो वॉइड में भेजने के लिए बनाया गया एक उपकरण था। वह मानता था कि यह आयाम अल्फा के प्रभाव को बेअसर कर देगा। उसे नहीं पता था कि नो वॉइड असल में बेन 10 ब्रह्मांड में एक इंटरगैलेक्टिक जेल थी। इसका खुलासा बाद में एक क्रॉसओवर एपिसोड में हुआ, जब न्यूयॉर्क में एक रहस्यमयी दरार खुल गई। प्रोविडेंस संगठन जांच के लिए गया, लेकिन चीजें रेक्स और बेन के ह्यूमोंगसौर के बीच लड़ाई में बदल गईं। रेक्स ने लड़ाई के लिए अपनी नैनाइट आधारित रचनाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसने डायमंड हेड को ठीक करने की कोशिश की, तो ये काम नहीं आया क्योंकि वह बुराई नहीं थी। आखिरकार बेन और रेक्स को अपने साझा दुश्मन अल्फा को हराने के लिए टीम बनानी पड़ी। अल्फा को हराने के लिए बेन अपग्रेड का उपयोग करके रेक्स के साथ मिल गया, जिससे उन्हें रणनीति बनाने और रेक्स के हथियारों को बढ़ाने का मौका मिला। साथ में वे जीत गए, लेकिन अल्फा सीजर की एकमात्र महत्वपूर्ण रचना नहीं थी। नैनेट्स के गलत हाथों में जाने के डर से सीजर को लगा कि कोई भी उन्हें संभाल नहीं पाएगा। अगर इंसान अपने शरीर को ठीक से चला नहीं पाता, तो नैनो तकनीक को कैसे नियंत्रित करेगा? मानवता को बचाने के लिए सीजर ने एक एआई सिस्टम बनाया, जिसका नाम जैगारेस था। इसका काम बदमाश नैनो रोबोट्स को खत्म करना था। हालांकि बाद में जैगारेस खुद एक खतरे में बदल गया और उसने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। इसे रोकने के लिए रेक्स को बीच में आना पड़ा। अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद सीजर को द कंसोर्शियम ने सिर्फ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। कंसोर्टियम ने ओमेगा नैनो रोबोट भी बनाया, जिसे अल्फा से बेहतर माना गया था। जल्द ही नैनो रोबोट्स की ताकत पाने के लिए एक होड़ शुरू हो गई, जिसमें कंसोर्टियम के अलावा और भी लोग शामिल थे। इसी वैज्ञानिक लड़ाई के बीच सबसे छोटा सालाज़र यानी रेक्स बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे बचाने के लिए उसके माता-पिता और एक बड़े वैज्ञानिक गैब्रियल रायलैंडर ने बहुत कोशिश की। उन्होंने रेक्स को बचाने के लिए उसके शरीर में नैनो रोबोट्स डाल दिए। यह बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि यह तरीका काम कर गया। नैनो रोबोट्स ने न केवल उसे ठीक किया,
बल्कि उसके शरीर की पूरी बनावट को फिर से बना दिया। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि नैनो रोबोट्स मानवता के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। प्रयोग की सफलता को देखकर वैज्ञानिकों ने मेटा नैनो रोबोट्स बनाए, जिन्हें सिर्फ रेक्स ही नियंत्रित कर सकता था। इससे नैनो रोबोट्स के लिए जारी लड़ाई खत्म तो नहीं हुई, लेकिन रेक्स को एक बड़ी ताकत मिल गई। फिर भी कंसोर्टियम और दूसरे वैज्ञानिकों ने लालच के कारण हार नहीं मानी। कंसोर्टियम नैनो रोबोट्स की ताकत हासिल करने की अपनी कोशिश में लगा रहा। जब सालाजर परिवार को कंसोर्टियम की असली मंशा का पता चला, तो उन्होंने नैनो रोबोट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। लेकिन इस फैसले से एक बड़ी आपदा हुई, जिसे नैनेट घटना के नाम से जाना जाता है। एक बड़े धमाके में राफेल और वायलेटा सालाजार सहित लगभग सभी वैज्ञानिक खत्म हो गए। सिर्फ रेक्स, उसका भाई सीजर और एक धोखेबाज वैज्ञानिक वैन क्लाइस ही बच पाए। वैन का लालच उसे धमाके वाली जगह के पास ले गया था। धमाके ने उसे बुरी तरह से घायल और अजीब बना दिया था। एक समय की महान लैब पूरी तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन वैन ने उस पर अपना दावा कर लिया। विस्फोट ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नैनाइट्स पूरे ग्रह में फैल गए और हर जीवित चीज के शरीर को बदल दिया। हर कोई उनसे प्रभावित था। पास में मौजूद सीजर का जहाज इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ कि वह 50 मिनट तक प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा था। इस वजह से टाइम डिलेशन हुआ और वह 5 साल के लिए गायब हो गया। इस नई दुनिया में लोगों ने अपने शरीर में मौजूद नैनेट्स के साथ अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। कुछ लोग उनके साथ सामान्य रूप से रह सकते थे, जबकि अन्य में शारीरिक और मानसिक रूप से भयानक बदलाव आए और वे खुद पर से कंट्रोल खो बैठे। रेक्स के परिवार के करीब के लोग नैनाइट्स को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, जबकि दूर के लोग ज्यादा बुरे बदलावों से प्रभावित हुए। इन बेकाबू बदले हुए लोगों को ईवीओएस कहा जाने लगा। इस दुनिया भर के संकट का सामना करने के लिए प्रोविडेंस नाम का एक संगठन बनाया गया। यह एक सेना जैसी टीम थी, जिसका काम ईवीओएस को खत्म करना था। शुरुआत में ईवीओएस को ठीक करना नामुमकिन था, इसलिए उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो उन्हें पकड़ना या मारना। इस बीच रेक्स एक अनाथ था, जिसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई बात याद नहीं थी। जिंदा रहने के लिए वह अपराधियों की दुनिया में चला गया और ईवोस का एक गैंग बनाया, जिसने बैंकों को लूटा। उन सभी के शरीर पर एक जैसे टैटू थे। दूसरे ईवोस से अलग रेक्स में एक खास ताकत थी। वह अपने नैनाइट्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था। जहां दूसरे अपना रूप बनाए रखने के लिए संघर्ष करते थे, वह आसानी से ताकतवर धातु के हथियार और मशीनें बना सकता था। अपनी याददाश्त की कमी से निपटने के लिए रेक्स एक डायरी रखता था, लेकिन एक दिन उसने उस जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी वहीं छोड़ दी और अपने दोस्तों को बिना कुछ बताए गायब हो गया। यहां तक कि रेक्स को भी पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया। जब रेक्स भाग रहा था, तो एक खास आदमी सामने आया। एजेंट 6। उसका नाम सिर्फ एक पद नहीं था। वह एक समय पर एक सीक्रेट ग्रुप में छठा सबसे खतरनाक इंसान था। मैट्रिक्स के एजेंट स्मिथ जैसा दिखने वाला 6 एक बहुत ही काबिल एजेंट था। वह प्रोविडेंस में तब शामिल हुआ जब उसका पिछला बॉस एक खतरनाक ईवीओ बन गया। हार न मानने वाला 6 अपनी टीम के लीडर व्हाइट नाइट के साथ मिलकर उसका इलाज ढूंढने लगा। वह ईवीओएस को या तो पकड़ लेता था या खत्म कर देता था। एक दिन 6 की मुलाकात रेक्स से हुई। 6 एक बहुत बड़े रोबोट से लड़ रहा था, जो अब तक का सबसे खतरनाक ईवीओ था। 6 ने अपनी फुर्ती से उसे हरा दिया। जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला था, वह रोबोट एक लड़के रेक्स में बदल गया, और रेक्स को कुछ भी याद नहीं था कि वह कौन था। जल्द ही 6 ने रेक्स की असली ताकत को देखा। वह ईवोस को ठीक कर सकता था। वह उनके नैनीड्स को खत्म नहीं करता था, बल्कि उन्हें भी शांत करके उन्हें फिर से इंसान बना देता था। 6 के लिए यह एक बड़ी सफलता थी। सालों से अपने पुराने बॉस को बचाने का तरीका ढूंढने के बाद उसे आखिरकार उम्मीद मिली। रेक्स सिर्फ एक और ईवीओ नहीं था, बल्कि इंसानियत का आखिरी मौका था। लेकिन व्हाइट नाइट के साथ उसकी पहली मुलाकात बहुत अलग थी। रेक्स एक ईवीओ था और दुनिया उसे उसी नजर से देखती थी। फिर भी
सिक्स ने यह साबित करने के लिए सब कुछ किया कि ईवो का इलाज मुमकिन है। दूसरी तरफ व्हाइट नाइट की अपनी योजनाएं थीं। वह रेक्स पर लगातार टेस्ट करना चाहता था, चाहे इससे उसकी जान को खतरा हो। लेकिन सिक्स ने उसे रोका। एक जोरदार लड़ाई में सिक्स ने अपनी सारी कलाएं दिखाईं। इस लड़ाई में व्हाइट नाइट को नैनेट इन्फेक्शन हुआ और वह नैनेट्स से पूरी तरह से मुक्त होने वाला पहला इंसान बन गया। अब वह सिर्फ उन्हीं जगहों पर रह सकता था जहां कोई नैनेट्स नहीं था। धीरे धीरे वह प्रोविडेंस का असली लीडर बन गया। यह सब बाद में काम आया। एक बहुत ताकतवर ईवीओ सामने आया जिसने उन सभी को बेहोश कर दिया जिनके शरीर में नैनेट्स थे। सिर्फ व्हाइट नाइट और रेक्स ही लड़ सकते थे। हॉलिडे ने खुद को बिजली का झटका देकर जगाए रखा। इसी दौरान प्रोविडेंस रेक्स को अपना सीक्रेट वेपन बनाकर दुनिया को दिखा रहा था कि इन बदले हुए इंसानों का इलाज है। धीरे धीरे लोग उन पर भरोसा करने लगे। रेक्स सिर्फ खुद को एक हीरो साबित नहीं कर रहा था, बल्कि दुनिया को दिखा रहा था कि वह इसे बदल सकता है। छह उसका गुरु बन गया और उसे सब कुछ सिखाया। रेक्स भले ही एक जिद्दी लड़का था, लेकिन सिक्स सख्त था और दोनों ने मिलकर एक शानदार टीम बनाई। जब रेक्स एक पूरा एजेंट बन गया, तो विस्फोट में बचे एक वैज्ञानिक रायलैंडर ने ओमेगा नैनो रोबोट पर काम करना जारी रखा। रेक्स के माता पिता ने मरने से पहले उनसे वादा लिया था कि वे एक मास्टर नैनेट बनाएंगे और उसे रेक्स को देंगे। लेकिन रायलैंडर के काम पूरा करने से पहले ही वैन क्लाइस बीच में आ गया। वह ओमेगा नैनो रोबोट को खुद के लिए चाहता था। विस्फोट से बचकर वैन क्ले सालों तक दूसरों के शरीर से नैनेट्स निकालकर खुद को जिंदा रखता था। वह एक तरह का टेक्नोलॉजी वाला वैम्पायर था। उसकी ताकत रेक्स से बिल्कुल उलटी थी। इसलिए जब उसे पता चला कि रेक्स के नैनीड्स कितने स्थिर हैं, तो वह रेक्स के पीछे पड़ गया। पता चला कि वैन क्ले के शरीर में बहुत ज्यादा नैनेट्स थे। इसलिए उसने प्रोविडेंस के साथ रेक्स के कुछ नैनेट्स के बदले में एक सीक्रेट डील की। कुछ समय तक वह उन्हें खरीदता रहा, लेकिन आखिर में यह काफी नहीं था। उसे और ज्यादा चाहिए था और फिर चीजें खराब हो गईं। लेकिन एक समस्या थी। वैन क्ले यूनाइटेड नेशंस में ईवोस का प्रतिनिधि था, जिसका मतलब था कि उसके पास पॉलिटिकल इम्यूनिटी थी। वह रेक्स पर सीधे हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि रेक्स भी एक ईवीओ था। वह बस अपने फायदे के लिए उस संगठन का हिस्सा था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, रेक्स को अपने अतीत के बारे में और फ्लैशबैक आने लगे, लेकिन वे साफ नहीं थे। हालांकि जब उसने अपने नैनेट्स पर बेहतर कंट्रोल पाया, तो वह उनसे बात करने लगा। उसकी ताकत बढ़ रही थी, लेकिन जब वह अचानक रायलैंडर से मिला तो सब कुछ बदल गया। रायलैंडर ने सालाझर परिवार से किया अपना वादा निभाया और रेक्स को एक मास्टर नैनेट दिया, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। पर इस प्रक्रिया में रायलैंडर की मौत हो गई। जैसे ही ओमेगा नैनोरोबोट उसके शरीर में आया, रेक्स ईवीओस की भाषा समझने लगा। यह कहानी का एक बड़ा मोड़ था। रेक्स अपने पुराने गैंग से फिर मिला और उसे पता चला कि उसका आपराधिक अतीत था। उसे एक डायरी भी मिली जिसमें उसके बारे में सच्चाई थी, लेकिन एक माफिया बॉस से लड़ते हुए उसे खत्म करना पड़ा। उसने अपने पुराने दोस्तों को भी दूसरा मौका दिया और वे जापान चले गए। रेक्स की ताकत बढ़ती रही। उसने सोए हुए नैनेट्स को जगाया और ओमेगा नैनोरोबोट की मदद से नए हथियार और रूप बनाना शुरू किया। हालांकि उसकी कुछ सीमाएं थीं। वह कुछ ईवीओ को ठीक नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कुछ मामलों में मेटा नैनेट्स की जरूरत होती है। पता चला कि नैनीड से प्रभावित लोगों की 4 तरह की श्रेणियां थीं। एक सबसे आम, जिनके नैनाइट्स बेकाबू हो रहे थे। 2 जो शुरू से ही बदल गए थे और उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। 3 जिनके पास अपनी शक्तियों पर कंट्रोल था। और चौथा जो सिर्फ रेक्स था। रेक्स को यह सब बहुत बाद में पता चला। केवल व्हाइट नाइट ही यह जानता था, जिसने इसे गुप्त रखा। इसी जानकारी की कमी के कारण रेक्स एक ऐसे ईवीओ को नहीं बचा पाया जो बच नहीं सका। इन सब के दौरान रेक्स ने दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोगों को हराया, सिर्फ 6 और 1 को छोड़कर। और इसी तरह रेक्स सबसे खतरनाक जीवित इंसान बन गया। अजीब बात यह है कि उसकी ताकत बढ़ने के बावजूद किसी ने भी इसे सच में नहीं देखा। हर कोई अब भी सोचता था कि वह सिर्फ एक बच्चा था जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
ये बहुत निराशाजनक है, लेकिन यहां कुछ अच्छी खबर है। रेक्स आखिरकार अपने भाई सेजस के साथ फिर से मिला, जो 5 साल बाद वापस आया था। वह सिर्फ 50 मिनट के लिए प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा था, लेकिन इस वजह से 5 साल बीत गए थे। बेशक, प्रोविडेंस ने उसे तुरंत एक वैज्ञानिक के रूप में काम पर रख लिया। समस्या यह थी कि रेक्स को अपने भाई की बिल्कुल याद नहीं थी। ये बात उसे अजीब लगी, खासकर तब जब वैन क्लाइस ने एक सच बताया। 5 साल पहले जो नानाइट विस्फोट हुआ था, वह सीजर की गलती से हुआ था। रेक्स उलझन में था, लेकिन उसने इस बात को छोड़ दिया। वह और सीजर अपनी मां के देश मेक्सिको गए, जहां वे अपनी गोद ली हुई दादी से मिले। जब वे वापस आए, तो रेक्स ने ब्रीच नाम की एक लड़की से दोस्ती करने की कोशिश की। वह वान क्लेस के साथ काम करती थी और कहीं भी पोर्टल बना सकती थी। बहुत ही प्रभावशाली। वह थोड़ी अस्थिर भी थी, इसीलिए रेक्स उससे दोस्ती करना चाहता था, और यह काम कर गया। वह उसके साथ दोस्त बन गया। लेकिन वॉन क्लीस की दूसरी योजनाएं थीं। वह उस पर प्रयोग करना चाहता था, यह सोचकर कि वह खुद समय में पोर्टल बना सकती है। चूंकि उसके पास यह क्षमता नहीं थी, तो वैन क्लाइस ने नैनाइट्स का इस्तेमाल करके उसे मजबूर किया, जो कि बहुत ही क्रूर था। रेक्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह फंस गई। आखिरकार उसने एक टाइम पोर्टल बना दिया, जिससे वैन क्लाइस 4000 साल पीछे चला गया और रेक्स 6 महीने आगे चला गया। जब रेक्स भविष्य में पहुंचा, तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। व्हाइट नाइट अब प्रोविडेंस का लीडर नहीं था। वह एक सुसाइड अटैक में गायब हो गया था। उसकी जगह ब्लैक नाइट और दी कंसोर्टियम ने ले ली थी। वे पुराने नैनाइट प्रयोगों के परिणामों से खुश नहीं थे। ईवोस की मदद करने के बजाय वे उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया गया और उनके गले में इनहिबिटर कॉलर पहना दिए गए, ताकि उनकी शक्तियां काम न करें। प्रोविडेंस जो बन गया था, उससे नफरत करके सिक्स, हॉलिडे और बॉब ने अपनी वफादारी छोड़ दी और व्हाइट नाइट के साथ एक गुप्त प्रतिरोध शुरू किया। इस बीच वे लापता रेक्स को ढूंढ रहे थे। जब रेक्स आखिरकार वापस आया, तो वह और उसके दोस्त एक मिशन पर एकजुट हुए। प्रोविडेंस और डोज डिर कंसोर्टियम को मेटा नैनो रोबोट्स पर नियंत्रण पाने से रोकना। जिन लोगों को याद नहीं है, मेटा नैनो रोबोट्स मास्टर नैनेट्स थे जो किसी को भी भगवान जैसी ताकत दे सकते थे। हालांकि विस्फोट के बाद वे दुनिया भर में बिखर गए थे। इसीलिए द कंसोर्शियम ने हर उस वैज्ञानिक को इकट्ठा किया जो मूल नैनाइट प्रोजेक्ट में था, जिसमें सीजर भी शामिल था। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने वैन क्लाइस को भी ढूंढ निकाला, भले ही वह 4000 साल पीछे चला गया था। वैन क्लाइस इतने समय तक किसी तरह जिंदा रहा था। उसने एक नैनेट सुरक्षा कक्ष बनाया था, जो उसे लंबे समय तक सुलाए रखता था, और वह सिर्फ इतिहास के खास पलों में ही जागता था। इससे कई दिलचस्प सवाल उठते हैं, जैसे कि उसने उस समय इंसानियत को क्यों प्रभावित नहीं किया। शायद उसके पास उस समय पर्याप्त नैनाइट्स नहीं थे, जिसका मतलब है कि दुनिया सिर्फ वर्तमान में नैनाइट विस्फोट के कारण पूरी तरह से संक्रमित हुई। द कंसोर्शियम की बड़ी योजना पर वापस आते हैं। उन्होंने अपने सभी काबिल दिमागों के साथ मिलकर 4 मेटा नैनो रोबोट्स को ढूंढ लिया। लेकिन पांचवां और आखिरी, वह रेक्स के अंदर ही था। वैज्ञानिकों ने रेक्स से आखिरी मेटा नैनो रोबोट निकाला और उन्हें द कंसोर्टियम के सदस्यों में लगा दिया। उनकी योजना सबसे बड़ी ताकत पाना और सचमुच भगवान बनना था। लेकिन एक समस्या थी। सर्वशक्तिमान बनने के बजाय वे सिर्फ बहुत ताकतवर ईवीओ में बदल गए। हाँ, उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी और वे अपनी शक्तियों को मिलाकर एक विशाल जीव भी बना सकते थे, लेकिन कुछ कमी थी। शायद रेक्स के माता पिता ने यह पहले ही सोच लिया था और मेटा नैनो रोबोट्स में एक सुरक्षा उपाय डाल दिया था, यह पक्का करने के लिए कि रेक्स के अलावा कोई भी उनकी असली ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल न कर सके। चूंकि यह सब एक सीक्रेट था, द कंसोर्शियम को कुछ भी पता नहीं था, और मेटा नैनो रोबोट्स को अपने अंदर डालकर उन्होंने अनजाने में अपनी क्षमता को सीमित कर दिया था। फिर भी वे रेक्स को चुनौती देने के लिए काफी मजबूत थे। इस झटके से निराश होकर दो कंसोर्टियम ने पूरी प्रक्रिया फिर से करने का फैसला किया, लेकिन इस बार वॉन क्लेस का अपना मकसद था।
उसने सब कुछ ऐसे किया ताकि ताकत को बांटने के बजाय वह अकेले ही सभी मेटा नैनो रोबोट्स को ले ले और आखिरकार भगवान बन जाए। सिवाय इसके कि यह काम नहीं आया। न तो वैन क्लीज और न ही द कंसोर्शियम के सदस्य मेटा नैनो रोबोट्स की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सके। जैसा कि हमने पहले कहा था, रेक्स के माता पिता ने एक सुरक्षा कवच बनाया था। केवल वही असली ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। यह महसूस करते हुए रेक्स ने एक साहसिक फैसला लिया। उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन उसे भरोसा था कि अगर वह काफी ध्यान केंद्रित करता है तो वह सीधे मेटा नैनो रोबोट्स का से बात कर सकता है। और उसने यही किया। उसने ध्यान केंद्रित किया, उनके कोड को समझा और उन पर पूरा कंट्रोल पा लिया। उस पल में उसके पास असीमित शक्ति थी, लेकिन विनाश के लिए इसका इस्तेमाल करने के बजाय उसने इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चुना। अपनी नई क्षमताओं के साथ रेक्स ने एक अविश्वसनीय काम किया। उसने ग्रह पर हर एक नैनाइट को शांत कर दिया। हर एक ईवीओ ठीक हो गया था। ईवो बदलाव का युग खत्म हो गया था। कोई भी फिर कभी प्रभावित नहीं होगा। और यह तकनीक अब गलत हाथों में नहीं पड़ सकती थी, खासकर द कंसोर्शियम के हाथों में। वैन क्लाइज और द कंसोर्शियम तो बचकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन यहां चीजें अजीब हो जाती हैं। उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि ब्रीच ने बचाया, जिसने उन्हें अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया, उन्हें ग्लोबल रीसेट से बचा लिया। उनके साथ बाद में क्या हुआ, कोई नहीं जानता। शो ने उस हिस्से को खुला छोड़ दिया, जिससे कहानी में एक और रहस्य जुड़ गया। अंत में रेक्स ने अपने नैनिट्स को अपने पास रखा, यह पक्का करते हुए कि वह हमेशा भविष्य के किसी भी खतरे से दुनिया की रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा, जिसमें वैन क्लाइज और द कंसोर्शियम की संभावित वापसी भी शामिल है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि एक दिन यह सीरीज वापस आएगी, ताकि हम आखिरकार देख सकें कि इस शानदार कहानी में आगे क्या होता है। तो दोस्तों, यह थी जनरेटर रेक्स की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपने बचपन की यादों को ताजा किया होगा। अगले वीडियो में आप किस कार्टून या शो की कहानी जानना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।